हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों की जैसे कि अपने एमटीएस और ग्रेजुएट क्लर्क से ऑडिटर के एग्ज़ाम के प्रमोशन के लिए जो एग्ज़ाम है दैट विल बी हेल्ड ऑन 2 जून, उसकी अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी के अंदर आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एमओडी ये पढ़ाऊँगा। दोस्तों इसके अंदर अपने इसका अपेंडिक्स ए जो है वो अपने सिलेबस में दिया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर सिलेबस डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का अपेंडिक्स ए होने के बावजूद भी अपेंडिक्स बी और इसमें से कुछ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस और एमओडी फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एमओडी डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट्स 2018-19। दोस्तों ये 2018-19 एज को एस्टीमेट है, वो डेटा अपनों ने लिया है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट अपडेटेड बुक अपने पास यही अवेलेबल है। इसका दोस्तों अपेंडिक्स ए जो है इसके अंदर क्या दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन है वो अपने इसके बारे में जानकारी दी गई है। और दोस्तों खास बात आप इसके अंदर ध्यान रखिए, एक ये जो पूरी बुक है दोस्तों, ये जो अपेंडिक्स ए है उसमें से ओनली एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जा सकते, बहुत ही कम चांस है पूछने के, मेनली जो है एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे अपेंडिक्स ए के अंदर कंसेप्ट नहीं है, बस चीज़ें जैसी लिखी गई हैं उन्हीं को थोड़ा सा व्यवस्थित करना है अपने को। बुक्स के अंदर चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई है, उनको थोड़ा एक जगह व्यवस्थित करके और उनको पढ़ना है और उनको याद करना है। ठीक है, मेनली याद करना है, कंसेप्ट इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ याद करवाता जाऊँगा, मेरा फोकस भी इसके अंदर यही रहेगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि मैं आपको साथ साथ चीज़ें याद करवाता जाऊं बुलवा के और बार बार रिपीट करता जाऊं। ठीक है, एक ही चीज़ को मैं कम से कम 5 से 10 बार बोलूँगा तो 90% बातें आपको क्लास के अंदर याद हो जाएगी। ये 1 घंटे का वीडियो देखोगे तो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर जाओगे, भले इसको दोबारा नहीं देखो फिर भी आप इतने एबल हो जाओगे कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर जो फुल फॉर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले दोस्तों 2 नंबर का काम आपका पक्का करवा देता हूँ। 2 नंबर या 4 नंबर भी बोल सकते हो, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये मैं मैप के द्वारा मैंने आपको बताया है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कमांड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको कमांड्स की संख्या पता होनी चाहिए। आर्मी की कितनी कमांड है दोस्तों? 7। नेवी की कितनी है दोस्तों? 3। एयरफोर्स की कितनी है दोस्तों? 7। आर्मी की कमांड को कैसे याद रखोगे? 7 है, 6 + 1। एयरफोर्स को 7 है, कैसे याद रखोगे? 5 + 1 + 1। ठीक है, और नेवी की तो 3 है ही। 6 + 1 क्यों लिखा है दोस्तों मैंने? क्योंकि एक ट्रेनिंग कमांड है, 6 ऑपरेशनल है, एक ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है दोस्तों? शिमला के अंदर, आर्मी की। एयरफोर्स की दोस्तों 5 तो ऑपरेशनल है, 2 क्या है दोस्तों? एक ट्रेनिंग है और एक मेंटेनेंस कमांड है। मेन लिखा हुआ यानी मेंटेनेंस। ठीक है, तो ट्रेनिंग कमांड कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में, और मेंटेनेंस कमांड क्या है? नागपुर में। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ट्रेनिंग जो है दोस्तों, ट्रेनिंग जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो बच्चे जाते हैं, बेंगलुरु एक आईटी हब है तो वहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो एयरफोर्स से रिलेटेड आप याद रखो ट्रेनिंग होती है बेंगलुरु में, और मेंटेनेंस नागपुर में है। इसको कैसे याद रखोगे आप? MN, इसका फर्स्ट लेटर है M के बाद क्या आता है N, तो मेंटेनेंस है नागपुर में, MN ट्रेनिंग होती है बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, और नेवी की 3 है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। तो दोस्तों देखिए, आर्मी की 7 कमांड है, उसमें से 6 + 1 है, एक ट्रेनिंग कमांड शिमला में, 6 कहाँ पे है? सबसे पहले दोस्तों आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, आर्मी की जो 6 ऑपरेशनल कमांड है चारों तरफ है, 1 2 3 4, चारों दिशाओं में होगी, एक सेंटर में होगी, एक साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन सी दोस्तों? उधमपुर जम्मू के अंदर, साउथ में दोस्तों पूना, ईस्ट में दोस्तों कोलकाता, वेस्ट में दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, और सेंटर के अंदर लखनऊ, सेंट्रल कमांड लखनऊ, और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। याद हुआ आपको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उधमपुर, पूना, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ और जयपुर। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एयरफोर्स में आपको याद रखना है, टोटल 5 ऑपरेशन कमांड है, एक ट्रेनिंग और एक मेंटेनेंस। ट्रेनिंग बेंगलुरु में होती है, मेंटेनेंस नागपुर में होती है। MN ट्रेनिंग बेंगलुरु, कंप्यूटर की ट्रेनिंग बेंगलुरु में। ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बाद देखिए दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर आपको याद रखना है कि नॉर्थ में इसकी कोई कमांड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काट दो इसको, बाकी 1 2 3 4 5 कमांड ये होगी। ठीक है, वहाँ पे उधमपुर थी, यहाँ पे नॉर्थ में कोई कमांड नहीं है। और एक बात और याद रखोगे, नेवी की भी नॉर्थ में कोई कमांड नहीं है, इसको भी आप काट दो। ठीक है, अब याद करना बहुत ईजी है, ईस्ट में शिलोंग, वेस्ट में दिल्ली, साउथ में त्रिवेंद्रम, सेंटर में बामरेली इलाहाबाद, और साउथ वेस्ट में दोस्तों गांधीनगर।
जयपुर की जगह गांधीनगर आ गया, लखनऊ की जगह बामरेली इलाहाबाद आ गया, चंडीगढ़ की जगह लखनऊ दिल्ली आ गया, कोलकाता की जगह शिलोंग आ गया, पूना की जगह त्रिवेंद्रम आ गया। ठीक है, ये भी सदर्न स्टेट में आते हैं दोनों। ठीक है, अब दोस्तों नेवी की कमांड पे चलते हैं अपने। ठीक है, देखिए दोस्तों नेवी की कमांड्स कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों नॉर्थ में कोई भी नेवी की कमांड नहीं है, वेस्ट में है मुंबई, साउथ में है कोच्चि और ईस्ट में है विशाखापट्टनम। ठीक है, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, याद हुआ आपको? एक बार फिर आपको बता देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। पेपर में आपको सोचना नहीं है कि सेंट्रल कमांड पूछ ली एयरफोर्स की तो कहाँ है। ठीक है, देखा आपको, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, रोक के वीडियो को। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो MOD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसका मेन फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट, फॉर ट्रांसमिटिंग देम टू द सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस अंडर MOD फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर ऑब्टेनिंग नेसेसरी फाइनेंस फॉर द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड इट्स एलोकेशन अमंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं है। MOD क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पॉलिसी डिसीजन लेगी और उनको फॉरवर्ड करेगी, ट्रांसमिट करेगी सर्विसेज या ऑर्गेनाइजेशंस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को और इससे रिलेटेड सारी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, कोस्ट गार्ड को, ठीक है, वगैरह वगैरह, CSD को आगे। ठीक है, और क्या करेगी दोस्तों, नेसेसरी फाइनेंस लेगी डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए और उसका एलोकेट करेगी सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन में। पॉलिसी, गवर्नमेंट के पॉलिसी जो है वो ट्रांसमिट करेगी और जो उनको एक्सपेंडिचर चाहिए डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका एलोकेशन करेगी। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है MOD का। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री एंड दे फंक्शन डायरेक्टली अंडर देयर रेस्पेक्टिव चीफ ऑफ स्टाफ। दोस्तों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो मिनिस्ट्री के कंट्रोल में तो है ही, लेकिन वो जो फंक्शन करते हैं डायरेक्टली अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए करते काम। ठीक है, मेनली जो चीफ ऑफ स्टाफ उनका बोलेगा, आर्मी का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, नेवी का नेवी चीफ ऑफ स्टाफ, एयरफोर्स का एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ, तो उनको वो सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, MOD के अंदर तो वो जनरल कंट्रोल में है ही। अगला देखिए क्या है दोस्तों, इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अ नेटवर्क ऑफ कमेटीज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट डिफरेंट लेवल्स विद अ व्यू टू इंश्योरिंग एक्सपीडिशियस एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ वर्क। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बस मैंने बुक से चीज़ें उठा के उनको व्यवस्थित कर दिया। जो आपका काम का पार्ट है वो मैंने निकाल के उसका एक अलग PDF बना दिया आपको, ताकि बुक नहीं देखनी पड़े आपको। ठीक है, बुक देखोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे आप, और थोड़ी सी देर बाद जब समझ में नहीं आती बातें तो हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं बुक पढ़ते हैं जब। ठीक है, तो इसलिए आपको नोट्स पढ़ने हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नेटवर्क्स बिछा हुआ है कमेटियों का, कमेटियाँ बहुत सारी कमेटियाँ हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट लेवल पे एस्टेब्लिश की गई है। किसके लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ताकि जो काम है वो एक्सपीडिशियस जल्दी हो जाए और एफिशिएंट मैनर में हो जाए। ठीक है, इसलिए इन कमेटियों का निर्माण किया गया है। दोस्तों मेनली 4 कमेटी है MOD में। ठीक है, और चौथी जो कमेटी है दोस्तों, इसका दोस्तों चीफ ऑफ जो स्टाफ कमेटी है, इसका जो स्थान है, जो DMA जो एक डिपार्टमेंट जो बना है अपने MOD के अंदर लेटेस्ट, उसने इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, फिर भी बुक के अंदर ये 4 कमेटियाँ दी गई है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो बुक में दिया हुआ है वो पढ़ाऊँ अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों 4 कमेटी कौन कौन सी है। पहली है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, याद करते जाओ साथ साथ, बार बार नहीं देखना पड़े। पहली है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, दूसरा है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी। ठीक है, तीसरा है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स एपीलेट कमेटी ऑन पेंशन, और चौथा है दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसको अब DMA के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, बट अपने को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पढ़ेंगे, इसके अंदर जो नियम दिए गए हैं वही अपने पढ़ेंगे। पहला दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, दूसरा है डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी, तीसरा है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स एपीलेट कमेटी ऑन पेंशन, चौथा है दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में अपने इलेबोरेट डिस्कशन करते हैं अभी। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी जो है मेनली किसके लिए काम करती है, डील्स विद इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स। दोस्तों इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स के लिए मेनली ये काम करती है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी। ठीक है, मतलब सर्विसेज के अंदर जो डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए काम करती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी के मेनली 2 भाग हैं जिनको सब कमेटी भी बोलते हैं। पहले है दोस्तों प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमेटी, दूसरा है प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर कमेटी। ठीक है, याद रखिए डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी के अंदर 2 भाग हैं, प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमेटी और प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर कमेटी। आपको तो पर्सनल और ये सप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस है, ये याद रखना है आपको। प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमेटी, प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर कमेटी। ठीक है,
अब दोस्तों इनके बारे में क्या दिया हुआ है, इन दोनों सब कमेटी में मिनिमम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा तथा वो एमओडी फाइनेंस तथा सर्विस हेडक्वार्टर से होंगे। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे इनके अंदर, कमेटियों के अंदर, सब कमेटी के अंदर, और एमओडी फाइनेंस और सर्विस हेडक्वार्टर से होंगे। सर्विस हेडक्वार्टर आर्मी नेवी एयरफोर्स, एमओडी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और एमओडी फाइनेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फाइनेंस विंग है उससे। ठीक है, इन दोनों सब कमेटी के रिप्रेजेंटेशन इनकी मेन कमेटी डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी में है, वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थ्रू जाते हैं। दोस्तों ये जो सब कमेटीज़ हैं अपने कुछ रिकमेंडेशंस देती है, अपने कुछ रिप्रेजेंटेशन देती है, इनको कुछ बात बोलनी है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी को, तो वो दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थ्रू जाएगी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इज़ वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द सब कमेटीज़ एंड द डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी, ठीक है, यहाँ पे है इसकी सब कमेटी। दोस्तों अगर सब कमेटी को, डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटीज़ को कोई बात बोलनी है, कोई रिकमेंडेशंस देने हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो दोस्तों वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थ्रू जाएंगे। ये एक ब्रिज का काम करेगी। ठीक है, बिना इसके भी ये पास ऑन नहीं हो सकते। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी। दोस्तों जैसा कि नाम दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी, ये किससे डील करेगी, डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस स्टोर एंड इक्विपमेंट। दोस्तों स्वदेशी तरीके से प्रोडक्शन करना डिफेंस के स्टोर का, इक्विपमेंट्स का, उसका ध्यान रखती है ये डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर्स एपीलेट कमेटी ऑन पेंशंस। दोस्तों जैसे एपीलेट का नाम आ गया, अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंशन से रिलेटेड जो भी अपील होगी वो इस कमेटी के द्वारा देखी जाएगी, इस कमेटी के द्वारा कंसीडर की जाएगी। ठीक है, टू कंसीडर अपील्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स टू डिसेबिलिटी एंड फैमिली पेंशंस ऑफ द पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेज। ठीक है, इजी है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर कमेटी दो भाग हैं, प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमेटी, प्रिंसिपल सप्लाई ऑफिसर कमेटी। ठीक है, इनको हेड करता है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, वो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी, जिसके अंदर इंडिजीनियस प्रोडक्शन से रिलेटेड बात बोली गई है। इसके बाद दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर्स एपीलेट कमेटी। एपीलेट कमेटी मतलब जो अपील सुनेगी, किससे रिलेटेड दोस्तों, फैमिली की पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, या कोई पर्सनल है आर्मी फोर्सेज का, उसकी पेंशन से रिलेटेड ये ग्रीवेंसेज जो है इस कमेटी के द्वारा रेड्रेस किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। डिफेंस ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व्स अ जॉइंट एफर्ट बाय ऑल द थ्री सर्विसेज, हैंस ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री चीफ ऑफ द स्टाफ इज कंस्टिट्यूटेड। दोस्तों आजकल जो डिफेंस की स्ट्रेटजी जो है एयर और वाटर और ज़मीन से, दोस्तों तीनों तरफ से वार होता है, तो उसके लिए जो एक तो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है, तो उसके लिए दोस्तों इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को एक जगह आना पड़ता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। ठीक है, तो इसके लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का गठन किया गया, और दोस्तों इसका चेयरमैन कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट होगा इन तीनों में से, वो इसका चेयरमैन होगा। ठीक है, और आजकल दोस्तों डीएमए नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, तो इसलिए इस कमेटी की दोस्तों वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, जिसका हेड होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने 4 कमेटियों के बारे में बात करी है, इन चारों कमेटियों को आप कंठस्थ कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों कुछ काउंसिल्स भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये क्या काम आती है दोस्तों, फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू डिफेंस। साइंटिफिक रिसर्च करनी है डिफेंस से रिलेटेड, तो उसके लिए ये काउंसिल काम आएगी। ठीक है, न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 2001 टू डील विद कैपिटल एक्विजिशन। दोस्तों 2001 के अंदर क्या हुआ, एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया। वो क्या करेगी, कैपिटल एक्विजिशंस, मतलब एक्वायर करेगी कैपिटल एक्विजिशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सामान है, महंगे सामान हैं, उनको एक्वायर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, जिसके द्वारा वो प्रोक्योरमेंट किया जाता है। और इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के बोर्ड हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड और डिफेंस R&D बोर्ड। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों, 2001 के अंदर न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। उसके अंदर दोस्तों एक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो ये सारा काम करती है, और इसके अंदर दोस्तों 3 प्रकार की ब्रांचेज है, 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस, इनको आगे डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड और डिफेंस R&D बोर्ड। और दोस्तों डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो बोर्ड है उसके अंदर एक एक्विजिशन विंग है, और एक्विजिशन विंग का दोस्तों हेड होता है, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, उसको कौन असिस्ट करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर एक्विजिशन।
ठीक है दोस्तों, ये चैन है एक। 2001 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बना जो ये प्रोक्योरमेंट करेगा। उसके अंदर 3 विंग है, उसके अंदर एक विंग प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, उसके अंदर एक एक्विजिशन विंग है। एक्विजिशन विंग का दोस्तों हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन। उसको कौन असिस्ट करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर एक्विजिशन। और दोस्तों इसके अंदर अदर ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है। वो ऑफिसर्स कौन हैं दोस्तों? इनके अंदर 3 अदर ऑफिसर भी हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? DOD, डिफेंस फाइनेंस और सर्विस हेडक्वार्टर से, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 अदर ऑफिसर भी हैं। कौन कौन से हैं? एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस है, एक सर्विस हेडक्वार्टर से। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन मैनेजर। अगले को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजर। और तीसरे को क्या बोलते हैं दोस्तों? टेक्निकल मैनेजर, ठीक है। याद हुआ आपको? आगे चलते हैं। अगला देखिए, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। एक दोस्तों MOD के अंदर डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये किससे डील करती है? डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू पार्टिसिपेशन ऑफ MOD इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। दोस्तों एग्जीबिशन करना मतलब अपने जो आर्मामेंट्स हैं, जो इनके पास वेपन्स हैं, जो एडवांस वेपन्स हैं, ठीक है, उनको एग्जिबिट करना, उनका शो करना। एक प्रकार से तो फेयर जो लगता है, मेला जो लगता है, उस प्रकार से, ठीक है। अगला है दोस्तों, द डायरेक्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल डिफेंस इक्विपमेंट्स। दोस्तों एक मानक होती है कोई भी किसी की स्थिति, मान लो मैं सड़क पर चल रहा हूँ, तो उसकी मानक स्थिति टेस्ट करने के लिए कुछ सड़क के अंदर कुछ माप होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों डिफेंस के अंदर कुछ भी इक्विपमेंट्स हैं तो उनका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, उनको चेक करने के लिए एक डायरेक्टरेट बना हुआ है, द डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। वो किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है डिफेंस इक्विपमेंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। अगला है दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है इसके अंदर एक। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल डिफेंस स्टोर एंड इक्विपमेंट्स। ये लाइन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑल डिफेंस स्टोर एंड इक्विपमेंट्स के लिए क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। अगली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनस सोर्सेज इन सिविल ट्रेड। दोस्तों इंडिजीनस सोर्सेज जो हैं सिविल ट्रेड के अंदर, उनको डेवलपमेंट करना, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर्स रिलेटिंग टू आर्मी एंड नेवी एक्सेप्ट नेवल आर्मामेंट। दोस्तों और किसको इंस्पेक्ट करती है? स्टोर्स को। किससे रिलेटेड? आर्मी और नेवी से, लेकिन नेवल आर्मामेंट को छोड़कर, ठीक है। याद करने वाली बातें हैं दोस्तों, याद कर लेना आप इसको। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, DDR&D, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? इसका क्या काम है? रेंडर्स एडवाइस टू द रक्षा मंत्री एंड टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन MOD ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, वेपन सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स। दोस्तों मेन आपको ये याद रखना है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये टर्म आ गई तो आपको DDR&D लगा देना है आंख बंद करके, ठीक है, ऑप्शन के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में डिस्कस किया था करेंगे। अभी अपनों ने MOD के बारे में डिस्कस किया, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में, उसकी कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब अपने आर्मी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कितनी ब्रांचेज हैं, कितने PSO हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर। द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है दोस्तों? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको बोलते हैं COAS। और दोस्तों इसको सपोर्ट कौन करता है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और दोस्तों इसके साथ ही 4 PSO हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, और 2 हेड्स हैं ब्रांचेस के, ठीक है। 4 PSO कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक है दोस्तों एडजुटेंट जनरल, एक है दोस्तों क्वार्टर मास्टर जनरल, एक है दोस्तों मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, और 2 हेड्स ऑफ ब्रांचेस के कौन से दोस्तों? मिलिट्री सेक्रेटरी, और दोस्तों एक इंजीनियर इन चीफ। और दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 6 ब्रांचेस भी हैं दोस्तों आर्मी के अंदर, जिनको कुछ PSO और कुछ दोस्तों ये हेड्स ऑफ ब्रांचेस को, ये जो हेड हैं ये इन ब्रांचेस को हैंडल करते हैं, या इनके जो चेयरमैन है ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, फंक्शंस ऑफ ब्रांचेस अपने पढ़ेंगे। पहली ब्रांच कौन सी है दोस्तों? जनरल स्टाफ ब्रांच, ठीक है। इसके दोस्तों 2 भाग हैं, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक को तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हेड करते हैं, और दोस्तों इसी के अंदर एक को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हेड करते हैं, ठीक है। ये 2 बंदे जो हैं, ये 2 जो पद हैं, वो एक जनरल स्टाफ ब्रांच को हेड करते हैं। बाकी की जो 1 2 3 4 5 बचे, ये इन्हीं के नाम से ब्रांचेस बनी हुई है, इनको हेड करते हैं, ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो दोस्तों इनका क्या फंक्शन है जनरल स्टाफ ब्रांच के अंदर? किसको हेड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द आर्मी, मिलिट्री ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। और डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोस्तों स्टाफ ड्यूटीज, सिलेक्शन एंड स्केल ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इंटर
कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑल आर्मर्ड कॉर्प्स यूनिट्स, टेरिटोरियल आर्मी एंड डीएससी। दोस्तों इनको एक बार पढ़ते जाओ आप। मेनली आपको ब्रांचेस के नाम याद होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा मैटर इसका याद कर लो। मान लो डिस्क्रिप्टिव में पूछ ले आपसे तो आपके पास कुछ मैटर हो लिखने के लिए, ठीक है। मान लो ऐसे पूछ ले कि आर्मी के कितने पीएसओ होते हैं और वो कौन कौन सी ब्रांचेस को हेड करते हैं, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड दोस्तों देखिए क्या है, एडजुटेंट जनरल ब्रांच। और दोस्तों इसको हेड कौन करता है, एडजुटेंट जनरल। इसके अंदर ब्रांच के अंदर क्या क्या काम होते हैं दोस्तों, क्या क्या जो आर्मी के अंदर ये ब्रांच है क्या क्या हैंडल करती है दोस्तों, मैन पावर को, रिक्रूटमेंट को, लीव को, पे एंड अलाउंसेस को और पेंशन को, ठीक है। क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच दोस्तों, मूवमेंट ऑफ पर्सनल, स्टोर एंड इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन एंड इश्यू ऑफ फ्यूल, फूड स्टफ्स एंड स्टोरेज, आरवीसी सर्विसेज, आरवी मतलब रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स, ठीक है। और टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ एमईएस वर्क, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्या है, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस ब्रांच। ये ब्रांच दोस्तों क्या करती है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, मेंटेनेंस एंड इश्यू ऑफ ऑल स्टोर एंड इक्विपमेंट और ऑर्डिनेंस सप्लाई इंक्लूडिंग एम्प्टी व्हीकल्स, आर्मामेंट्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है। तो ये आपको एक बार देखना है, एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा तो वो बातें आपको याद रहने लग जाएगी 2-3 बार पढ़ोगे तो। आगे चलते हैं दोस्तों 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या है दोस्तों, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर दोस्तों क्या होता है, इश्यू ऑफ कमीशंस इन द आर्मी। आर्मी के अंदर दोस्तों जो कमीशन होंगे उनको इश्यू करना, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट, इनसे रिलेटेड काम होता है। रिकमेंडेशन फॉर ग्रांट ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स टू आर्मी ऑफिसर्स। दोस्तों ऑनर देना है किसी को, उसको रिकमेंडेशन करनी है, ठीक है, ऑनर से रिलेटेड वो होती है। प्रोविजन ऑफ सेक्रेटरीट फॉर द सिलेक्शन बोर्ड्स विच रिकमेंड ऑफिसर्स फॉर प्रमोशन टू लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे अगर प्रमोशन करना है तो वो डिस्कशन भी है दोस्तों मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर होती है, ठीक है। लास्ट है दोस्तों इंजीनियरिंग चीफ ब्रांच। इंजीनियर जहाँ पे नाम आ गया तो मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ काम होता होगा, ठीक है। तो वही है दोस्तों, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इंजीनियर यूनिट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, बॉम्ब डिस्पोजल एंड माइन क्लियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल अकोमोडेशन एंड वर्क्स, ठीक है। ईजी है, ऐसा कुछ दिख जाए वर्क से रिलेटेड काम तो आपको इंजीनियरिंग चीफ ब्रांच को आंसर करना है। आगे देखिए दोस्तों, कमांड्स एंड एरिया। आर्मी इज़ ऑर्गेनाइज इनटू 7 कमांड, 6+1। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी ही देर पहले पेज के अंदर, आर्मी 7 कमांड है 6+1। एक कौन सी है दोस्तों, ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है दोस्तों, शिमला में, ठीक है। ईस्टर्न कमांड कहाँ है, कोलकाता। वेस्टर्न कमांड कहाँ है दोस्तों इसकी, चंडीगढ़ में। नॉर्थ कहाँ है दोस्तों, उधमपुर में। साउथ कहाँ है दोस्तों, पूना में। सेंटर कहाँ है दोस्तों, बताओ, लखनऊ में। साउथ वेस्टर्न कहाँ है दोस्तों, जयपुर में, ठीक है। कंठस्थ हुई आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा अपने डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्मी कमांड्स दोस्तों 7 हैं, ठीक है। और उसमें जो प्रत्येक कमांड है दोस्तों उसको एक आर्मी कमांडर हैंडल करता है, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक का होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्मी कमांड्स जो होती हैं वो कई भागों में इसके नीचे बटी होती है। उसके नीचे एरिया, इंडिपेंडेंट सब एरिया और सब एरिया आते हैं। एरिया जो है दोस्तों उसको मेजर जनरल रैंक का एक ऑफिसर हैंडल करता है, उसको क्या बोल सकते हैं अपने ऑपरेट करता है। और दोस्तों इंडिपेंडेंट सब एरिया और सब एरिया है उसको एक ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर ऑपरेट करता है। और दोस्तों ये सारी स्टैटिक फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, मतलब ये एक ही स्थान पे रहती है, मूवमेंट नहीं करती, ठीक है। और दोस्तों थोड़ी सी जानकारी इसके अंदर ये भी आप याद रखो, कमांड के अंदर दोस्तों कोर होती है, कोर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिव होते हैं, डिव के अंदर दोस्तों ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड का ग्रुप होता है या इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, कमांड के अंदर कोर, कोर के अंदर दोस्तों डिव, डिव के अंदर ब्रिगेड, ठीक है। याद रखो आप, कमांड, कमांड के अंदर कोर, कोर के अंदर डिव और डिव के अंदर ब्रिगेड, ठीक है। इसके नीचे फिर यूनिट आती है, प्लाटून वगैरह वगैरह आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, बाद में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ एक बार पार्ट 1 के रूप में। दोस्तों इससे आगे का जो है वो पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मुझे। तो दोस्तों इसको अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।